हेलो। वेलकम टू अर्जुन क्लासेस। अर्जुन क्लासेस में आप सबकी सभी का स्वागत है। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के अंदर आपकी वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट किया है। आज ये लास्ट वीडियो है, उसके बाद अगला चैप्टर फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा 10वीं के लिए जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है उसका भी सॉल्यूशन जो वीडियो के अंदर आपके चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने वीडियो में जो सवाल किए थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए 11 तक सवाल हो चुके थे। आज हमारा 12वां सवाल है। और जो आपका 12वां सवाल है वो देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 5 इंटू 10 की घात -14 सेकंड इनवर्स है। तो इस अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। हमें अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल ज्ञात करनी है। तो देखो किस प्रकार से अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए देखो अर्ध आयुकाल का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बट्टा के, जहाँ के क्या है? वेग स्थिरांक है। ठीक है, के क्या हो जाएगा? वेग स्थिरांक हो जाएगा। तो टी हाफ बराबर आपके पास आ जाएगा, टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा, अब के का मान आपके पास कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10 की घात -14, वो रख दिया यहाँ पे मान। और इसके अंदर जब भाग दोगे आप तो आपके पास इसका अर्ध आयुकाल आ जाएगा 1.386 इंटू 10 की घात 13 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके 12वां सवाल था। अच्छा सवाल था और छोटा सा सवाल था। तो अब देखो नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि आपको अगर टेस्ट देने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के या सब्जेक्टिव टेस्ट, तो अर्जुन क्लासेस की वेबसाइट है, टीचमेंट ऐप पर आपको रोज टेस्ट आते हैं। और एक चैप्टर के केमिस्ट्री के एक चैप्टर से स्टार्ट हो चुके हैं और 4 चैप्टर तो हो भी चुके हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल ही फ्री है, तो वो कर सकता है। हमने वीडियो के लिंक में इसकी वेबसाइट की लिंक दी है, जहां पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रांग कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। 13वां सवाल है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग नियतांक की इकाई लिखिए। एक अभिक्रिया है जो आपकी द्वितीय कोटि की है और उसके लिए हमें क्या लिखना है? वेग नियतांक की इकाई लिखनी है। ठीक है, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग नियतांक की इकाई लिखनी है। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई जब भी आपको लिखना है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वेग नियतांक का, किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। तो के बराबर आपको क्या करना है? मोल और लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, फिर आपके आ जाएगा कोष्टक, और कोष्टक पर आ जाएगा 1 - n, और बाहर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स। ठीक है, बाहर आ जाएगा आपके पास सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो अब देखो इधर, अगर मुझे यहाँ पर निकालना है द्वितीय कोटि के लिए, तो n की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, n की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, 2 रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस n की जगह जब 2 रखूंगा, ठीक है, n की जगह 2 रखूंगा, तो 2 रखने पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 - 2, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो -1, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की क्या हो जाएगी? मोल इनवर्स। अब देखो लीटर इनवर्स पहले से ही है और इसके ऊपर अगर घात माइनस है, ठीक है, तो माइनस और हो जाएगी, तो ये लीटर की घात क्या हो जाएगी? -2। ठीक है, और बार क्या है? सेकेंड इनवर्स पहले से ही। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हो जाएगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स पहले से ही था, तो इसके ऊपर एक और आ जाएगा, तो -2 और सेकंड इनवर्स। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो आपका 14 क्वेश्चन है उसकी ओर। 14 क्वेश्चन में है अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए कि अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से, किसी भी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग, ये वेग नहीं है, वेग निर्धारित पद की वेग समीकरण में सांद्रता के पदों के अंकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो इसको समझो थोड़ा सा कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, एक सेकंड है ना। हाँ, तो देखो इधर ये कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो आप सिद्धांतों की सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते, उसको हम प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक रूप से ही ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये बात आपके फिट हो जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको इस प्रकार का सवाल पूछा है आप कोटि ज्ञात करो, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो एक नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखा N2O5 और NO2 + O2।
तो इसके अंदर देखो अभिकारक क्या है आपका, अभिकारक कहेंगे N2O5 है। तो इसके आगे कितना नंबर लिखा हो, एक नंबर ही है और कुछ है ही नहीं। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी प्रथम कोटि की। मान लो कोई अभिकारक दो होते, जैसे ये अभिकारक होते और एरो इस तरफ होता, ठीक है, तो एक इसके आगे और एक इसके आगे कितना हो गया, दो। ठीक है, इस प्रकार से आप अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया की प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग निर्धारित पद की वेग समीकरण में सांद्रता के पदों के अंकों का योग, पदों के अंकों का योग ही उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अब चलते अगले 15 सवाल पर। एक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान दिया हुआ है। एक कोई अभिक्रिया है जिसके लिए वेग नियतांक का मान दिया हुआ है और वो है 10 की घात माइनस 1 इंटू 10 की घात माइनस 14 सेकेंड इनवर्स है। इसका मतलब ये कौन सी कोटि हो गई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। यही पूछा है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। तो पीछे की इकाई देखो, ये क्या लिखी हुई है, सेकंड इनवर्स लिखी हुई है। और सेकंड इनवर्स आपको दिखते ही आप क्या कहोगे, ये कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब बात करते हैं अगले 16 सवाल की ओर कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 50% पूर्ण हो जाती है, मतलब आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, अर्थात अर्ध आयु काल की बात हो रही है। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। 30 मिनट में अभिक्रिया आधी हो जाती है और हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो अब मेरे को बताओ, जब अभिक्रिया आधी हो जाती है तो प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु काल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे अर्ध आयु काल का फॉर्मूला होता है टी हाफ 0.693 बटा के होता है। हमें यहाँ के ज्ञात करना है, टी हाफ दिया हुआ कितना दिया हुआ 30 मिनट। उस 30 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 30 इंटू 60 बराबर 1800 सेकंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो के भाग में दिया वो गुणे में आ जाएगा और ये गुणे से कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी आपका मान रखा 1800 सेकंड। तो जब ये आप भाग करोगे तो भाग करने पर आपके पास के का मान आ जाएगा 3.85 इंटू 10 की घात माइनस 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है और छोटा सा सवाल था, तो आप इसको प्रैक्टिस करके घर पे करना है। इस टाइप के और कोई भी सवाल है 30 मिनट की जगह यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट कोई भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब है आगे नेक्स्ट सवाल 17वां, लेकिन उससे पहले देखिए कि घर पे आप सभी अच्छे होंगे, कोई बाहर नहीं घूम रहा होगा बिना फालतू। ठीक है, और आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ऐसा नहीं है कि बस बैठे बैठे मजे करना है, और नहीं, थोड़ी थोड़ी आधा घंटा घंटा जितना भी हो आपको पढ़ाई करनी है, जिससे आपका रिजल्ट क्या रहेगा, अच्छा होगा। इसके अलावा ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको उन सभी बच्चों को शेयर करना है जो भी क्लास 12th में है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, आपके साथ साथ उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी नए नए वीडियो आ रहे हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, लाइक करें और शेयर करें। अब चलते आगे, जो सवाल है 17वां, वो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मान लो एक कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो वो जो अभिक्रिया है उसके वेग को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। जैसे अपनी गाड़ी है, गाड़ी के वेग को कौन प्रभावित कर सकता है, गाड़ी मतलब अपन जैसे कहीं जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कार में जा रहे हैं, तो कौन प्रभावित कर सकता है, तो कहेंगे ट्रैफिक कहीं है तो वो प्रभावित कर सकता है। मान लो कि ट्रैफिक आ गई रास्ते में तो अपने को रुकना पड़ सकता है। मान लो कोई रास्ते के बीच में कोई गाय आ गई, भैंस आ गई, ठीक है, तो भी हमें रुकना पड़ सकता है। कोई खड्डा आ गया तो भी हमें रुकना पड़ सकता है, यानी कोई भी रुकावट आ सकती है। तो ये सब वेग को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसके वेग को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। क्या हम किसी भी ऐसे कोई कारक है जिसके अंदर परिवर्तन करके उसके वेग को प्रभावित कर सकते हैं, तो कहेंगे हाँ ऐसे कारक है। तो सबसे पहला देखो कारक कौन सा है, क्रिया कारकों की सांद्रता। जो भी आपने अभिकारक लिया है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और फिर उत्पाद बनता है, तो जो आपने अभिकारक लिया है उन अभिकारकों की सांद्रता अर्थात क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता अधिक है तो वेग बढ़ेगा, कम है तो वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा। ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अगर मान लो आप ताप ज्यादा रखोगे तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, बहुत ही तेज गति से होगी। उत्प्रेरक भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा भी देते हैं, तो उत्प्रेरक भी प्रभावित करता है। इसके अलावा क्रिया कारकों एवं उत्पादों की प्रकृति, अर्थात वो जो आपके क्रिया कारक उत्पाद उनकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में भी, और विकिरण विकिरण है आपके उष्मा की जो किरणें हैं वो भी इसको प्रभावित कर सकती है। ठीक है, अब वेग नियम क्या है, तो देखो वेग नियम के अनुसार ये परिभाषा है कि क्रिया कारकों की, देखो ध्यान से, क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ने से, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाओगे तो बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, ये आपका वेग नियम है। ठीक है, क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन की ओर। आपका 18वां सवाल ये है, एक कोई अभिक्रिया लिखी हुई, ध्यान से देखो इधर, इसमें अभिक्रिया के अंदर A प्लस बी और 2C, ठीक है, अभिक्रिया क्या है A प्लस बी
टू सी, इसमें ए के लुप्त होने, मतलब देखो अभिकारक है ए, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है, बी भी क्या होगा, कम होगा, और सी बनने लगेगा। तो ए के लुप्त होने का वेग दिया हुआ है। अब ए के लुप्त होने का वेग कितना दिया हुआ है आपके पास, 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो सी के बनने का वेग क्या होगा। तो अब देखो इस अभिक्रिया की रासायनिक रस समीकरण मिति के अनुसार अगर मैं इसको लिखूं, रस समीकरण मिति के अनुसार आप सबको लिखना आना चाहिए। तो देखो इधर सबसे पहले ए अभिकारक है, तो आगे माइनस आ गया, डेल्टा सांद्रता ए बटा डेल्टा टी। इसी प्रकार बी के लिए माइनस डेल्टा बी डेल्टा टी, ठीक है। अभिकारक के लिए आगे माइनस आता है, उत्पाद के लिए आगे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। और सबको बराबर, जितने भी अभिकारक है सी होते तो अपन मतलब अभिकारक के अंदर भी 3 होते तो तीनों को बराबर में लिखते और सभी के आगे माइनस आता। अब उत्पाद एक ही है तो इसके आगे प्लस आ गया। आगे कोई नंबर है तो उसको बट्टे में लेके जाते, जैसे ये मैंने 1/2 लिख दिया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो यहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे देखो सी के आगे 2 नंबर है तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 1/2। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सी है तो डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, ये हो गया। अब मेरे को बताओ आपको ज्ञात क्या करना है, सी के बनने का वेग ज्ञात करना है, ठीक है ना। सी के बनने का वेग ज्ञात करना है। जब सी के बनने का वेग ज्ञात करना मतलब एक तो आपको जरूरत पड़ेगी सी की, एक तो ये समीकरण चाहिए दिया हुआ किसका, ए का, तो एक ये चाहिए, इसकी हमें कोई जरूरत, बीच वाले की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, ठीक है। अब ये बट दो जो है ये कहाँ है, भाग में दिए हुए हैं, तो भाग में दिए हुए ये ए के कहाँ चले जाएंगे, गुणे में चले जाएंगे, तो ये ए के गुणे में आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, ये गुणे में आ चुका है। अब आप जैसे इसका गुणा करोगे, वैसे 10⁻⁻2 है तो गुणा करने की जरूरत, सीधे आप इसको लिख दोगे, 2 इंटू ए की जो सांद्रता दी हुई है आपके पास, सॉरी इसके विलुप्त होने का वेग दिया हुआ है वो आपको लिखना है डायरेक्ट, ये लिख दिया और आंसर आ चुका, ठीक है। तो ये आपके सवाल था। बहुत ही हमेशा देखो बोर्ड एग्जाम में सिंपल सवाल आते हैं और अपन सवाल जो है वो टफ सवाल करने की कोशिश करते हैं, और उसके चक्कर में जो सिंपल सवाल है ये रह जाते हैं और बोर्ड में नंबर कट जाते हैं। तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, और इस टाइप के कोई सवाल थोड़ा सा भी घुमा दे तो अपन कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब सवाल जो आपके 19वां है, अभिक्रिया का वेग क्या है, समझाइए। ये सवाल वैसे पहले भी एक बार हो चुका है फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, वापस आ गया कि अभिक्रिया का वेग क्या है। तो देखो इधर इकाई समय में किसी अभिकारक, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। भाई समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान रखना मोलर सांद्रता, यहाँ किसकी बात हो रही है, मोलर सांद्रता की बात हो रही है। तो हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। 20वां सवाल है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण किए, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण, तो ये आपको लिखना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिला के क्या बना देंगे, एचसीएल, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके अलावा अमोनिया का जब विघटन होता है तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगला 21वां सवाल है, अभिक्रिया की कोटि दर्शाइए। अब अभिक्रिया की कोटि कैसे दर्शाते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आ सकता है। अब क्या, उस वेग दिया हुआ है और ए की घात जो भी लिखी हुई और बी की घात, तो हमें क्या करना है, ये जो घात के ऊपर लिखी हुई इनको जोड़ दो, 1/2, देखो घात के ऊपर आपके क्या लिखा हुआ है, 1/2 और 3/2, इनको जोड़ दो, 1/2 प्लस 3/2 4/2 हो जाएगा, ठीक है। और 4/2 मतलब 2, तो अभिक्रिया की कोटि क्या आ गई, 2। इसी प्रकार यहाँ पर भी ए के अंदर 3/2 और -1, तो 3/2 -1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि आ गई एक की 1/2 और एक की आ चुकी है 2, ठीक है। तो ये आपके सवाल हो गए, लगभग इसमें सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए इधर अपने टोटल 4th चैप्टर के 3 वीडियो बनाए, जिसके अंदर जिस टाइप के भी सवाल आने लायक थे वो सभी सवाल कवर किए, ठीक है। अब आप अगला जो चैप्टर है वो 5th चैप्टर आएगा, उसी के उसके भी सवाल इसी प्रकार से आने वाले हैं। तो आपको वीडियो को मतलब लाइक करना है, और यहाँ पर जितने भी सवाल हैं उन सभी को आपकी कॉपी में लिखना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको याद हो और आप अच्छे नंबर ला सको, ठीक है। इसके अलावा आप इंस्टा पर अर्जुन क्लासेस से पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी नए नए नोटिफिकेशन और फैक्ट आते रहते हैं। फेसबुक पेज भी है अर्जुन क्लासेस के नाम से। इसके अलावा मैंने आपको जो बताया था कि आपकी वेबसाइट है जहां पर आप फ्री टेस्ट दे सकते हो, आप डायरेक्ट टीचमेंट जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो उस वेबसाइट पे जाकर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, जहां से आपको क्या मिलेगा, डेली फ्री ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर भी जा सकते हो। इसके अलावा मैंने इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, ठीक है। थैंक यू।